अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पूरे पाकिस्तान को गुड मॉर्निंग कहेंगे सुबह सवेरे। बड़ी प्यारी प्यारी सी जो बातें होती हैं उससे आगाज़ भी करते हैं और बहुत सारे लेसन्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें आपको बतानी होती हैं, वो भी बताते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो एक कैफियत है ना, वो ज़रा डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस वक्त आलमी सतह पर पाकिस्तान को जो देखा जा रहा है वो तो एक दूसरी तरफ, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है वो भी आज डिस्कस करेंगे। और एक वक्त ऐसा भी आता है जब आप बिल्कुल उरूज पर होते हैं, लेकिन उसके बाद फिर आहिस्ता 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 वो फेम, वो उरूज, वो शोहरत आपकी जो है वो मांद पड़ती रहती है। इसके ऊपर भी ज़रा सा बात करूँगा, क्योंकि कुछ वाक़यात, कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो देख कर मुझे लगता है कि शायद इनसे सीखना चाहिए आपको कि वो एक बात है ना कि शोहरत हर किसी के पास तो आ जाती है लेकिन संभाली नहीं जाती। तो इन तमाम चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे और कुछ ऐसी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे जिसके अंदर आपको अपडेट देनी है। कई दो दिनों से हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। गुल प्लाजा का जो वाक़या था, जो इंसिडेंट था, जो सानिहा, इसको समझें कि सानिहा था, उस पर भी बात करेंगे और बहुत सारे कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ खबरें होंगी, उनको भी सामने रखूँगा। सबसे पहले ज़रा शोहरत वाले मामले के ऊपर मैं आ जाता हूँ कि मैंने 2 से 3 लोगों को देखा कि जिनको अल्लाह ने बड़ी शोहरत दी लेकिन उनसे संभाली नहीं गई। उसमें सबसे पहले नाम जो है वो आ जाता है रजब भट्ट का, कि रजब भट्ट ने जो है वो जिस तरह से एक शोहरत हासिल की, फिर उसके बाद एक वो फेम जो है वो गिरता चला गया, फिर उसके बाद उसके सब्सक्राइबर्स, उसके जो फॉलोअर्स हैं वो कम होना शुरू हुए, फिर पूरा वो मामला हुआ कराची के अंदर। उसके बाद फिर चीज़ों को सेटल डाउन होने में टाइम लगा। लेकिन एक और ऐसी शख्सियत है जिसको अल्लाह ने बड़ी शोहरत दी, बड़ा नाम कमाया, और बचपन के अंदर आप उनके गाने सुना करते थे और वो गाने अगर मेहंदी के अंदर जो बजते थे तो वो जो है जवाद अहमद साहब के गाने बजा करते थे और आज भी जो है वो उनके गाने सुने जाते हैं और बड़े पसंद किए जाते हैं। लेकिन एक निजी टीवी के ऊपर पॉडकास्ट के अंदर जिस किस्म के उन्होंने रिस्पॉन्स किए और जिस किस्म का उन्होंने रिस्पॉन्ड किया पब्लिक के थ्रू, कि पब्लिक ने जो बातें की उनसे और वो उस जिस तरह से गुस्सा हो गए और अजीब व गरीब ज़बान जो है वो इस्तेमाल करने लगे, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ये किस किस्म का जो है ना वो एक अंदाज़ है बात करने का। और सियासी पार्टी बना रहे हैं वो, कोई अवाम गरीब पार्टी करके कुछ नाम है उनका, और फिर उसके बाद वो आग बगोला हो जाते हैं 365 वोट मिलने पर पिछले इलेक्शंस के अंदर। और फिर उसके बाद इतनी मज़े का खेज़ बातें और इस किस्म की गुफ्तगू जिसके अंदर वो बाकायदा तड़ियाँ दे रहे हैं बैठ कर सामने लोगों को और जो एंकर है उसको भी। तो ये भी एक बाब था, जो चैप्टर था, जो क्लोज़ हो गया कि वो भी नहीं संभाल सके। और तीसरी शख्सियत जो मैंने देखा कि पूरी आलमी सतह पर भी और पाकिस्तान की सतह पर भी हम देखते हैं, कौमी सतह पर बड़ी इनको शोहरत, बड़ी पजीराई मिली, बड़ा उनका जो है वो नाम जो है वो हर जगह चलता था। और फिर उन्होंने पूरे मुल्क में एक टीम बनाई, टीम के नाम से जो है वो सरेआम के नाम से एक टीम बनाई और वेलफेयर बनाई कि सब ने उसके अंदर पार्ट लिया, बहुत काम किया। अब हमने ये देखा कि इकरारुल हसन जो कि एक बड़े सीनियर होस्ट हैं, वो जब गुल प्लाजा पहुँचे तो लोगों ने बहुत ही कोई नेगेटिव जो है वो रिस्पांस उनको मिला। और ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी के या गलबन किसी एक सियासी जमात के शख्स के साथ उनकी झड़प होने लगी। और फिर जिस तरह से लफ्ज़ों का तबादला, जुमलों का तबादला हो रहा था, वो मैं ये देख के सोच रहा था कि एक तरफ जब इकरारुल हसन साहब जब कहीं खड़े होते थे तो बड़ा एक अवाम का रश होता था, जौक दर जो लोग उनके रिकॉर्डिंग्स के अंदर आया करते थे। और अब जब उन्होंने एक सियासी पार्टी का ऐलान किया है, अवामी राज पार्टी, आई गेस अवाम राज पार्टी, यस, तो उसके बाद से हमने देखा कि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो तब्दील होती नज़र आई। तो ये 3 केसेस मेरे सामने हैं जिनको बड़ी अल्लाह ताला ने शोहरत दी, बड़ी इज़्ज़त दी, बड़ा फेम दिया, बड़ा पैसा दिया और लोग इनकी बात सुना करते थे, लोग इनकी बात को समझा करते थे। ये मुल्क और कौम की बका के लिए जो भी बात करते थे, लोग इसको बड़े अच्छे से जो है ना रिस्पॉन्ड करते थे। अब चीज़ें बहुत सारी डिफरेंट हो चुकी हैं। तो ये जो शोहरत है ना, ये किसी ने सही कहा था कि ये शेरनी का बच्चा है और इसे सिर्फ शेर का बच्चा ही संभाल सकता है और कोई और शख्स नहीं संभाल पाता। और आपको बड़ा मुश्किल हो जाता है चीज़ों को टैकल करना। समटाइम्स आप सही भी होते हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें, पर्सपेक्टिव सिनेरियोज गलत हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इकरारुल हसन साहब गलत कर रहे हैं, जवाद अहमद साहब गलत कर रहे हैं या रजब भट्ट कुछ गलत कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आप मिस हैंडलिंग से भी जो है वो आपके हाथ से चली जाती हैं। तो ये सीखने की ज़रूरत है ज़रा कि अगर आपको इफ़ यू आर गेटिंग फेम, इफ़ यू आर गेटिंग नेम, इफ़ यू आर गेटिंग मनी, तो इसको कैसे आपने टैकल करना है। और मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं जो नरमी से पेश आते हैं और बहुत अरसे उनका वो शोहरत, वो उनका पैसा, उनका वो नाम
वो और ज़्यादा अरसे तक चलता है। तो ये तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम का हिस्सा हैं, इस पर भी बात करते रहेंगे और साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जो अपडेट है उस अपडेट पर भी हम जो है वो आएंगे। लेकिन उस अपडेट से पहले मैं आपको ज़रा सी कुछ अच्छी सी बात बता दूं। एक तो ये हो गई बात, एक अच्छी बात है जो हम करते हैं ना, जो अक्सर व बेशतर अफशीर हमें बताया करती हैं डॉक्टर अफशीन अब आजकल जो है वो एक हफ्ते की छुट्टियों पर हैं। तो आज की अच्छी बात जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। इंसानी ताल्लुकात के बारे में ज़रा सी बात करेंगे। इंसानी ताल्लुकात की जो बुनियाद है ना, वो ज़बान और बातचीत पर है। खुश गुफ्तारी यानी मीठी और नरम ज़बान का इस्तेमाल न सिर्फ दूसरों के दिल जीतता है, बल्कि हमारे अपने अंदर का जो एक कैरेक्टर होता है ना, उसको बड़ा पॉलिश करता है, बड़ा निखारता है। हमारी शख्सियत बड़ी अच्छी हो जाती है। जब हम अपनी बात में नरमी, शाइस्तगी और एहतराम रखते हैं तो लोग खुद ब खुद हमारी सुनने वाले बन जाते हैं और रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। नाउ यू कैन कनेक्ट माई वर्ड्स टू योर सेल्फ एज वेल, कि अब आप खुद को कनेक्ट करें। जो इस वक्त बैठकर देख रहे हैं ना, कहीं पर भी देख रहे हैं, कुछ इदारों के अंदर हमारे प्रोग्राम्स बड़ा देखा जाता है तो उनको भी शुक्रिया। और पाकिस्तान रेंजर्स सिंध बड़ा मुसलसल जो है वो मुझे भेजती हैं चीज़ें और मुझे बताते हैं कि ये आपका प्रोग्राम देखा जाता है। और बहुत से और इदारे भी जहाँ पर ये मॉर्निंग शो देखा जाता है। कुछ घरों के अंदर भी हम देखते हैं कि जो ख़ास तौर पे ख़वातीन हैं वो बड़े शौक़ से देखती हैं इस टाइम के अंदर, क्योंकि वो बच्चे जो है वो स्कूल चले जाते हैं, शौहर हजरात जो हैं वो ऑफिस चले जाते हैं। जो ख़वातीन होती हैं वो फिर कहती हैं कि बस अब सोने से पहले एक नींद लेती हैं, ये भी ना 12 बजे या 11 बजे वाली नींद, उससे पहले ये मॉर्निंग शो लगा के बैठ जाती हैं। तो आज उनके लिए पैगाम है, आप ज़रा कनेक्ट करें खुद को। खुश गुफ्तारी यानी कि अच्छी गुफ्तगू सिर्फ लफ्ज़ों की महारत नहीं होती, बल्कि एक जज्बा है, एक इखलाक है जो बर्दाश्त, मोहब्बत और तहम्मुल की अक्कासी करता है। अगर हम कुरान और हदीस की बात करें ना, उसमें भी हमें ये सबक मिलता है कि नरम गुफ्तारी हो, हुस्न सलूक हो, अच्छे इखलाक हों, इन तमाम चीज़ों के इस्तेमाल के बारे में कहा गया, क्योंकि अल्फाज का असर कभी कभी चोट से ज़्यादा गहरा और देर पा होता है। यही वजह है कि कामयाब इंसान वही होता है जो अपनी ज़बान को हुस्न इखलाक, नरमी और मोहब्बत से भर देता है। यूँ न सिर्फ अपनी बात मनवाता है बल्कि दूसरों के दिलों में भी जगह बना लेता है। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। इस पर ज़रा सा बात कर लेते हैं कि अपनी बात मनवाना। कभी कभार आप जिद में, अकड़ में, अना में अपनी बात नहीं मनवा पाते और कभी कभार आपके हाथ से गेंद निकल चुकी होती है, अब जो है वो बॉल जो है वो कोर्ट से बाहर जा चुकी होती है। लेकिन अक्सर व बेशतर आप देखते हैं कि जब बॉल कोर्ट से बाहर चली जाती है तो उसके बावजूद भी चीज़ें बहुत सारी बदल जाती हैं। कभी कभार जो है वो बॉल हाथ में आकर कैच हो जाता है, आउट हो जाता है, लेकिन चीज़ें आपकी कैसे बदलती हैं कि नो बॉल कह दे दें, जो अंपायर होता है वो नो बॉल कह देता है। तो इसी तरह ज़िंदगी के अंदर कभी कभार आपके लिए ऐसी फ्री हिट और ऐसी चीज़ें होती हैं आपकी नरमी की वजह से। कभी कभार आप देखें ना, अब आप ऑफिस में जाएं, आप कभी घर में जाएं, आप कभी दोस्तों के पास जाएं और आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट हो, एक नर्म लहजा हो और सामने वाले के लिए बेतहाशा रिस्पेक्ट हो, चाहे वो आपसे छोटा हो चाहे वो आपसे बड़ा हो। जब आप उससे मीट एंड ग्रीट करते हैं या पहले हम कलाम करते हैं और भाई आप कैसे हैं, खैरियत से हैं, या आप उससे अच्छे लफ्ज़ों से जब आप प्रोनाउंस करते हैं उसका नाम, तो फिर वो उसके अंदर ऑटोमेटिकली एक ऐसा जज्बा पैदा होता है सामने वाले जो लोग होते हैं उनमें कि आपको वो अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं। कभी कभार उनका मूड बहुत ख़राब भी होता है, वो इग्नोर करने की पोजीशन में होते हैं, लेकिन आप इतने अच्छे से मिलते हैं, इतने अच्छे अल्फाज उनके लिए कहते हैं। कभी उनके कपड़ों की तारीफ़ करते हैं, कभी उनके टैलेंट की तारीफ़ करते हैं, कभी आप उनके बारे में जो है वो उनकी जो खासियत होती है, उनकी जो क्वालिटीज़ होती है उसका तस्करा कर देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपसे बड़ी नरमी से बात करता है। और हमने बहुत सारी जगहों पर जो है ना वो ये देखा होगा, ख़ास तौर पे आपको, कि ख़ानदान में या दोस्तों में या फिर कुलीग्स में कोई एक ऐसा शख्स होता है जिसका बात करने का अंदाज़ बहुत ही मुनफरिद होता है, बहुत ही धीमा लहजा होता है, बहुत ही रिस्पेक्टेबल गुफ्तगू उसकी होती है। चाहे वो ये नहीं देखते कि भाई मैं बहुत सीनियर हूँ तो मैं जो है वो इससे क्यों बात करूँ, इसने ही मेरे पास आना है। वो ये नहीं देखते कि मैं बहुत जूनियर हूँ तो मैं अपने सीनियर से कट के रहूँ। वो एक थोड़ा सा जेलअप होने की कोशिश करते हैं, वो थोड़े से मिलनसार होते हैं, वो थोड़े से खुश गुफ्तार होते हैं। उसका फ़ायदा उन्हें क्या होता है, कभी कभार उन्हें कोई चीज़ मनवानी होती है ना, तो वो उस चीज़ को मनवाने में कामयाब हो जाते हैं। अब आप आज से ज़रा ख़ास तौर पे माओं को मैं ज़रा बता दूं, वो मैसेज दूं, बच्चों के अंदर देखें, बच्चा अगर झुंझला रहा है ना, बच्चा अगर बदतमीज़ी कर रहा है, बच्चा अगर आपकी बात नहीं मान रहा है, बच्चा अगर आपको कहीं पर भी जो है वो लेट डाउन कर रहा है, कहीं आप जाते हैं किसी को कहीं लेकर उसको, तो बच्चा जो है वो एक ऐसी हरकत कर देता है कि आपको मायूसी का सामना करना पड़ता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप गुस्सा करें,
आप उससे नरमी से बात करें, बच्चे उसे प्यार से बात करें, वो हर बात मान लेते हैं। और ये मेरी अपनी आजमूदा बात है कि घर में जितने भी बच्चे हैं ना, वो कभी कभार ज़रा उनकी ट्यूनिंग आउट हो जाती है, कभी ऑयल जो है वो उनका चेंज करना पड़ता है, इंजन जो है वो थोड़ा सा वो आवाज़ करने लगता है, तो उसके लिए ना बड़ा नरमी से गाड़ी चलानी पड़ती है, बड़ा स्लो गाड़ी चलाती है। और फिर चलाने के बाद होता ही है कि बच्चा थोड़ा सा चीज़ों को समझता है, दूसरे एंगल से समझता है, और फिर वो वही काम करता है जो आप चाहते हैं। तो जब बच्चों की बात हो रही है तो बड़े बच्चों को भी ना भूलें, बड़े बच्चों का भी अंदाज ऐसा ही होता है, जब आप नरमी से बात करते हैं वो उस बात को मान लेते हैं। आज की अच्छी बात थी, अच्छी बात के साथ साथ अब ज़रा मॉर्निंग स्पॉट की जो ट्रेन है उसमें पेट्रोल भर चुका है। मॉर्निंग स्पॉट की ट्रेन के जो हमारे जो ड्राइवर हैं, जो प्रोड्यूसर साहब है, वो स्टार्ट ले चुके हैं। अब हम ट्रेन को जो है उस पटरी के ऊपर लेकर आते हैं जिस पर बहुत सारे स्टेशन आएंगे और हर स्टेशन के ऊपर ज़रा खुलासा करेंगे, क्योंकि खबरें बहुत सारी हैं। सबसे पहले अफसोसनाक खबर का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि ये दिल दहला देने वाला वाक़या था। 2 दिन से हम वहाँ पर मौजूद, फिर मंडे को हमने उसके ऊपर प्रोग्राम किया। सानेहा गुल प्लाजा, इसके हवाले से असल हक़ाइक़ सामने आ चुके हैं और मुतासिरा दुकानदारों का कहना है कि इमारत के कुल 26 दाखिली और खारजी दरवाजे हैं। रात 10 बजे तमाम गेट बंद करके सिर्फ 2 दरवाजे खुले रखे जाते हैं। अलमनाक साने के वक्त इमारत में मौजूद लोगों को मामूल के मुताबिक 26 में से 24 दरवाजे बंद मिले। कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था और आग इंतहाई तेजी से फैल रही थी। पूरी मार्केट के अंदर धुआं ही धुआं था, जबकि जो धुआं भर जाता है उसकी वजह से शदीद सांस लेने के अंदर दुश्वारियां होती हैं। दुकानदारों ने बताया कि आग के वक्त बिजली बंद थी और किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, ना ही नजर आ रहा था। भगदड़ मची हुई थी। धुएं की वजह से महसूर अफराद को सांस लेने में शदीद दुश्वारी थी। वाक़े की वक्त दुकानों पर जो वर्कर्स और ग्राहक मौजूद थे, आग लगने के कुछ देर बाद कुछ लोग बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़े। दुकानदारों ने बहुत से लोगों को अपनी मदद आप के तहत इमारत से बाहर निकाला। और ये मैं आपको बताऊं कि एमेजिना रोड पर वाक़ जो शॉपिंग मॉल है ना, जिसका तस्करा कर रहा हूँ मैं, गुल प्लाजा, इसमें आग बुझने के बाद मलबा हटाने और लापता अफराद की तलाश का काम अभी स्टिल आज की डेट तक जारी है। अब तक जो इदारे सोर्सेज हैं वो कंफर्म कर रहे हैं कि 26 जो है वो हलाकतें हुई हैं और उनकी तस्दीक हो चुकी है, जबकि वाक़े के बाद अब भी 76 अफराद लापता हैं। ज़रा सा आप इसको हाइपोथेटिकली सोचें और एक सिचुएशन के अंदर जाएं, तो ये जो पूरी रिपोर्ट मैंने आपको पढ़कर सुनाई है, ये तकरीबन खुलासे के करीब है। और ऐसा होता है क्योंकि ये बताया गया था हमें, मेरा अक्सर और बेशतर गुल प्लाजा इसलिए जाना होता था, घर के डेकोरेशन का सामान है, कभी जो है वो आपको क्रॉकरी लेनी है, कभी घर के जो है वो फर्नीचर को चेंज करना है, या छोटे मोटे कोई झूले जैसे लटकाते हैं, पॉट्स लटकाते हैं, वो सारा सामान यहाँ पर मिलता है। और बैरून मुल्क से आने वाले जो परफ्यूम्स हुआ करते हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो भी यहाँ पर आती हैं इम्पोर्ट होकर। ये एक बहुत बड़ा शॉपिंग प्लाज़ा और करीबन कोई 2 एकड़ के ऊपर ये बना हुआ था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और इसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो अपनी बेटियों का जहेज़ यहाँ पर लेते थे। यहाँ से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके बहुत सारी छोटी छोटी शॉप्स हैं, यहाँ से वो होलसेल में सामान उठाया करते थे। ये वो प्लाज़ा था जहाँ पर हर किस्म का सामान, हर मौसम का सामान दस्तयाब हुआ करता था। तो मैं जब भी जाया करता था तो ये 10 बजे तक बताया जाता है कि बंद हो जाता है। शादी का सीज़न है, हफ्ते की रात थी, तो ये 12 बजे तक खुला हुआ था। लेकिन होता यह है कि जब 10 से 12 का टाइम होता है, आप लोग भी जो लोग सदर के इलाके से वाकिफ़ हैं, सदर की बिल्डिंग से वाकिफ़ हैं, प्लाज़ा और शॉपिंग मॉल से वाकिफ़ हैं, तो उनको ये पता होगा कि 10 बजे के बाद आहिस्ता 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 चीज़ों को रैप अप किया जाता है, वाइंड अप किया जाता है। तो बहुत सारे दरवाज़ों को बंद कर देते हैं। इसमें कोई ऐसी प्लानिंग नहीं, लेकिन बंद कर दिया जाता है। 2 दरवाजे खुले होते हैं कि यहाँ से निकले। अक्सर और बेशतर ऐसा होता है, किसी मॉल में जाएँ आप, किसी बिल्डिंग में जाएँ, तो कहते हैं भाई अब ये वाली दरवाज़ा बंद हो गया, आप फलां दरवाजे से जो है वो निकल कर बाहर जा सकते हैं। यही सिचुएशन हफ्ते की रात थी और 2 दरवाजे, और वो कौन से 2 दरवाजे, वो तो लोग बताते ना कि आप इस वाले से नहीं उधर वाले से चले जाएं। लेकिन जब आग भड़क उठी बेसमेंट से और आग के वक्त सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर नहीं था, ये एक बड़ी हैरान कुन बात है। और फिर आग भड़कने के बाद जो सबसे पहला मेरा सवाल है वो ये है कि आग बुझाने वाले आलात कहाँ पर मौजूद थे। ठीक है, मैं इस पर कमेंट नहीं करता कि बिल्डिंग पुरानी है, मैं इस पर कमेंट नहीं करता कि वायरिंग वहाँ से लटक कर जा रही होती थी, लेकिन 1200 दुकानें, एक दुकान से अगर आप 5000 रुपये लेते हैं तो तकरीबन 60 लाख रुपए बन जाते हैं। ये इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैथ्स मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, एक महीने के अगर ये पैसे बनते हैं तो तकरीबन
7 करोड़ 20 लाख रुपए सालाना बनते हैं। एक साल के 7 करोड़ 20 लाख रुपए में से आप उसमें मेंटेनेंस में क्या कुछ कर रहे थे। मेंटेनेंस के ज़ुमरे में जो चीज़ें आती हैं ख़ास तौर पे सिंपली हर महीने नहीं आती हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स आते हैं, एयर बॉल्स आती हैं, फायर डिटेंशन जो आपकी डिटेक्शन बॉल्स होती हैं वो आती हैं, फिर कुछ बजरी जो है वो सामान होते हैं, फिर कुल्हाड़े होते हैं। अक्सर व बेशतर देखा होगा आपने कि कुल्हाड़े रेड कलर के और वो लटके हुए होते हैं, वो किस लिए होते हैं वो आज आपको ज़रा मैं ये बता दूं। एक्सटिंग्विशर से आप आग बुझाते हैं, जो मट्टी होती है उससे भी आप आग बुझाने का काम करते हैं। फायर डिटेक्शन जो बॉल्स होती हैं वो फ़ौरन फटती हैं और वो जहाँ पे भी आग लगी होती है वो उसको बुझाने की कोशिश करती है। और तीसरी चीज़ जो कुल्हाड़ियों की मैंने बात की, जो एक्स होते हैं वो इसलिए होते हैं कि अगर किसी ऐसी जगह आप फंस चुके हैं जहाँ पर आपके बाजुओं में इतनी क़ुव्वत नहीं है कि वो दीवार गिरा सकें, वो लोहे की चीज़ को तोड़ सकें, आप वो दरवाजे को तोड़ सकें, उन कुल्हाड़ियों से वो चीज़ें तोड़ी जाती हैं। अब आप ज़रा इमेजिन करें उस पूरी सिचुएशन को जो कल के प्रोग्राम के अंदर मैंने आपको एक वॉइस नोट सुनाया था। वो शख्स कह रहा था कि हम यहाँ पर फंस चुके हैं, अपने बाप को उसने वॉइस नोट किया और अल्लाह ताला अगर वो ज़िंदा है तो बाहर आ जाए, अगर वो नहीं है तो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे उस शख्स की, क्योंकि बहुत दर्दनाक मामला है। वो वॉइस नोट के अंदर कह रहा है कि हम यहाँ पर फंस चुके हैं, आग बहुत ज़्यादा है और मुझसे अगर कोई गलती हो चुकी हो, कोताही हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। फिर एक आवाज़ आती है कि भाई फायर ब्रिगेड बाहर आ गई है, तो एक आवाज़ आती है दरवाज़ा तोड़ो। अब इस बात को ज़रा समझिएगा, वॉइस नोट को कल पूरी रात बैठकर मैंने वॉइस नोट सुना। दरवाज़ा तोड़ो, लेकिन दरवाजे नहीं तोड़े जा सके क्योंकि दरवाजे या तो तप रहे थे, गर्म हो रहे थे, अगर वो लकड़ी के होते तो अब तक जल चुके होते। तो अगर लकड़ी के नहीं थे तो वो इतने तप चुके होंगे कि आप उनको हाथ नहीं लगा सकते हैं, आप उनको पैर नहीं लगा सकते हैं, उनमें से इतनी जो है वो हीट निकल रही होती है। अगर ये कुल्हाड़ियाँ, अगर ये जो आपके प्रिकॉशनरी सामान होते हैं वो वहाँ मौजूद होते तो शायद बहुत सारी चीज़ों का इस वक्त सिनेरियो तब्दील हो चुका होता। सबसे पहली चीज़ तो आप उस मैनेजमेंट के शख्स को पकड़ें। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये हुकूमत के ऊपर पर्दा डालने की कोशिशें कर रहे हैं, बहुत सारे सहाफ़ी, बहुत सारे यूट्यूबर्स। ठीक है, मैं मानता हूँ कि की जा रही हैं ऐसी हरकतें, लेकिन मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ। सबसे पहले आप उस मैनेजमेंट को पकड़ें कि वो उस मैनेजमेंट के पास वो चीज़ें क्यों मौजूद नहीं थी और उनसे जिनसे बचा जा सकता था। फिर उसके बाद आ जाते हैं उन इदारों के ऊपर जो रोड कटिंग टैक्स लेती हैं, रोड पे चलने का टैक्स लेती हैं, आपके बिल्डिंग टैक्स लेती हैं, आपके मुख्तलिफ चीज़ों का टैक्स लेते हैं। मतलब टैक्स से इतना दबा दिया जाता है एक आम आदमी को कि उसके बाद फिर वो टैक्स ही भरता रहता है और फिर टैक्सी के अंदर चला जाता है। अपनी चीज़ों से वो अपने एसेट्स नहीं बना पाता, टैक्स से टैक्सी तक का सफ़र रहता है उसका ज़िंदगी भर। तो उन इदारों को पकड़ें, चाहे वो केएमसी का फायर डिपार्टमेंट हो, चाहे वो सिंध हुकूमत हो, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो। जब टैक्स कलेक्शन की बात आती है तो आप टैक्स यहाँ से बहुत सारा लेते हैं, फेडरल भी ले रही है, प्रोविंशियल भी ले रही है, जो आपकी टाउन म्यूनसिपल है वो भी ले रही है, डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल है वो भी ले रही है, जो इदारे हैं SBCA वो भी ले रहे हैं। तो ये तमाम इदारों की भी गफलत है। तीसरी जिम्मेदारी आ जाती है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने सिविक सेंस का बिल्कुल मुजाहिरा नहीं किया। वो मुजाहिरा अगर करते तो बहुत सारी चीज़ों को बहुत आसानी से, बहुत तेज़ी से, बहुत तजर्बाती जो एक वो आपका एक फैक्टर होता है ना, जो इंस्टिंक्ट फैक्टर होता है इंसान के कुदरती तौर पे, कि अगर यहाँ आग लगी है तो मुझे इस कमरे से बाहर निकालना है, सारे बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को और अपनी भी जान बचानी है। लेकिन इस आग को बुझाने के अमल को भी देखना है। ऐसा नहीं करना है कि ये आग जो है वो फैलते हुए पूरे बिल्डिंग को जला दे। तो कुछ लोगों का काम होता है जो उस सिलेंडर को लेकर जाते हैं और फिर उससे आग बुझाने का काम होता है। हर शख्स का काम नहीं होता कि खड़े हुए वीडियो बना रहे होते हैं और जो ऊपर जाकर दोबारा देखा जाता है कि हम देखकर आज आग बुझाते हैं, या फिर बाहर जो लोग खड़े हुए हैं कि फायर फाइटर्स से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और आप बैठकर यूट्यूब पर जो है वो यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बना रहे हो। पूरा शहर का निज़ाम दरम बरम था उस दिन, क्योंकि 2-3 रोड्स बंद की गई तो सारा ट्रैफिक फ्लो इधर आ गया। और फिर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट, ऐसी जगहों पर प्रोटोकॉल के साथ नहीं जाया जाता, ऐसी जगहों पर पूरी गनमैन्स के साथ नहीं जाया जाता। ऐसी जगहों पर आप आस्तीनों को फोल्ड करते हैं, 2 पट्टी की चप्पल पहनते हैं और अपनी ही पर्सनल गाड़ी उठाते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि आप एक ऐसी शख्सियत है कि आपकी बात को वो इदारा सुनेगा, समझेगा। अगर आप ही 4-4, 5-5 गाड़ियों का प्रोटोकॉल में आएंगे तो फिर क्या रह जाएगा। तीसरी और आखिरी चीज़ जिसके ऊपर बात करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि मैं समझता हूँ फेडरल हुकूमत हो या फिर सिंध हुकूमत हो, इनसे ये हाथ जोड़कर इल्तिजा है कि ये जो BRT के मंसूबे हैं ना,
इनको मुकम्मल कर लें। इन मंसूबों के अंदर जो खंडरात निकल कर सामने आ रहे हैं, कभी मोइंजोदड़ो सामने आ रहा है तो कहीं हड़प्पा सामने आ रहा है। आपने ई चालान के कैमरे तो लगा दिए, आपने 25-25 हज़ार रुपए का चालान तो बना दिए हैं। थोड़ी सी जितनी तेजी इस पर की है ना आप लोगों ने, उतनी ही तेजी जरा इन सड़कों को, इन मंसूबों को बनाने में कर लें। एक तरफ मेयर कराची कहते हैं कि वो पहले इतना बजट रखा था, उसके ऊपर इतना बजट बढ़ गया, डॉलर बढ़ गया, तो अब हम उससे ज्यादा बजट नहीं दे सकते, हमारे कानून में नहीं है। इस कराची शहर को अगर नहीं चलाया जा रहा, लफ्ज सुनिएगा, गौर कीजिएगा जो इदारे इस वक्त सुन रहे हैं, अगर इस कराची शहर को अगर आपसे नहीं चलाया जा रहा और कानूनी पेचीदगियां आ रही हैं, तो आप में ही बैरिस्टर हैं, आप में ही लॉयर हैं, आप में ही कानूनदान हैं, ये जाएं अदालत के अंदर, ये जाएं पार्लियामेंट के अंदर, ये जाएं कानून साज कमेटियों के अंदर, उस कानून में हल्की फुल्की तरमीम करके, और तरमीम इसलिए कि कराची की बका के लिए तरमीम हो रही है, किसी के पर्सनल ज़ाती ईमा पर नहीं हो रही है ये तरमीम, उसको तरमीम करके उस शहर को रहने के काबिल बनाएं। अगर बजट ज़्यादा नहीं दे सकते, कानून में मौजूद है, तो आप जाएं कमरे अदालत में, बोले कि जज साहब ये बजट था, ये बजट बढ़ चुका है, अब हम नहीं पास करा सकते ये फंड, तो आप एटलीस्ट ये कुछ इसके ऊपर हमारी रहनुमाई फरमाएं, कमेटीज के अंदर जाएं, आप पार्लियामेंट के अंदर जाएं। लेकिन अगर आप इसी तरह कराची शहर को चलाएंगे जैसे दूसरे शहर चलते हैं, तो नहीं चल सकता ये शहर। ये शहर बहुत बड़ी आबादी वाला शहर है, रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर है, बड़ी बड़ी आबादियां यहाँ पर मौजूद हैं, बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़ मौजूद हैं यहाँ पर। पूरे मुल्क से लोग यहाँ पर सिर्फ रोज़गार के हुसूल के लिए आते हैं। ये जो कहते हैं ना गैर मुकामी, मैं नहीं मानता किसी गैर मुकामी टर्म को। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि दुनिया भर में ये होता है कि जहाँ पर रोज़गार होता है, जहाँ पर इकोनॉमिक हब होता है, जैसे दुबई को देख लें, जैसे न्यूयॉर्क को देख लें, जैसे लंदन को देख लें, जैसे केप माउंट को देख लें, इसी तरह आप जो है वो बहुत सारे ऐसे शहर हैं, इस्तांबुल को देख लें, वहाँ पर लोग पूरी दुनिया से, सिर्फ ये नहीं कि हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान से लोग पूरा कराची के अंदर आ जाते हैं, पूरी दुनिया से लोग वहाँ पर आते हैं कमाने की गर्ज से, अपने रोज़गार को बेहतर करने की गर्ज से। ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब आप आते हैं, हुकूमत का काम यह होता है कि वहाँ की तरजीहात को बदला जाता है, वहाँ के फैसलों को बदला जाता है, वहाँ के कानून को बदला जाता है, वहाँ पर चीज़ों को वाइड एंगल से देखा जाता है। देखना शुरू कर दें, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, नहीं देखेंगे चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। और ये जो सारी सियासी जमातें हैं ना, कि एक कह रही कि उसकी गलती थी, दूसरी कह रही उसकी गलती, आप सबकी गलती है, मेरी भी गलती है कि मैं अगर कल से प्रोग्राम करना शुरू कर दूं कि कितनी बिल्डिंग्स ऐसी हैं इस कराची शहर के अंदर जहां पर फायर एक्सटिंग्विशर्स मौजूद नहीं है। ये तो अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया कि एक ऐसा ही वाकया, इससे मिलता जुलता वाकया कुछ अरसे पहले मेरी नज़र के सामने आया शारे फैसल पर एक बिल्डिंग में। सवाल ये था कि क्या वहाँ पर भी मौजूद थे आलात? ये सिर्फ अल्लाह का करम था कि वहाँ पर जो आलात मौजूद थे उनसे आग बुझाई गई। बराबर में जो पड़ोसी जो थे उनका सिविक सेंस बहुत अच्छा था, वो आलात लेकर आए, आग बुझाई गई। और वहाँ के लोगों का सिविक सेंस बहुत अच्छा था, जिन्होंने बर वक्त चीखों पुकार करके वहाँ पूरे ऑफिस को खाली करवाया, उनको नीचे बुलाया और हर शख्स सुकून की सांस ले रहा था, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ था। इन चीज़ों को अगर आप नहीं समझेंगे तो शायद इसी तरह प्यारे जलते रहेंगे। कुछ लोग तो करोड़पति से सिफरपति हो गए और वो ज़मीन पर आ गए, और कुछ अपने उनके प्यारे ज़मीन के अंदर चले गए। इसको ज़रा सा अगर आप सोचें तो शायद आपको वो पता चलेगा कि ये आवाज़ कहाँ से निकल रही है, ये बात इतनी लंबी क्यों हो गई है, ये इतनी डिटेल में क्यों चले गया हूँ मैं। आपको ये अंदाज़ा होगा कि कल मुझे बोलने का मौका नहीं मिला, 2 दिन तक मैंने कुछ नहीं बोला, कोई वीडियो नहीं डाली, कोई व्लॉग नहीं डाला, कोई रेटिंग का चक्कर नहीं था, कोई डॉलर कमाने का चक्कर नहीं था। 2 दिन सिर्फ वहाँ पर मौजूद होकर उन चीज़ों को ऑब्जर्व किया, उनकी मदद करने की कोशिश की इदारों की, कि किसी तरह अगर वो मदद करें तो सिविक सेंस का इस्तेमाल किया जाए। कराची की जो मसरूफ़ तिजारती इलाके गुल प्लाजा में हफ्ते की शब को जो आग लगी थी ना, 26 अफराद की जान ले चुका है वो। 76 अफराद जो है वो ताहाल लापता है, और लापता अब आग बुझाने का अमल कंप्लीट हो गया है, मलबा गिर चुका है, वो सारी ज़मीन बोस हो चुकी है, वो इमारत आधी से ज़्यादा। अब सिर्फ यही उम्मीद की जा रही है कि उनकी लाश मिल जाए, क्योंकि ज़िंदा वो अब वहाँ से वापस नहीं आएंगे। जिनको बचाने की कोशिश की जा रही थी वो अब नहीं बच पाएंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ सोर्सेज ये भी हैं कि शायद इसको तीसरे दर्जे की आग समझा नहीं जा रहा था, जो ये तीसरे दर्जे की आग भड़क उठी। और एक बड़ा प्यारा सवाल किसी ने किया, बहुत प्यारा सवाल किसी ने किया कि अगर यही आग KMC की बिल्डिंग में लगती, यही आग कराची सिटी कोर्ट में लगती, यही आग अगर गवर्नर हाउस में लगती, यही आग अगर बिलावल हाउस में लगती, यही आग अगर वज़ीर आला हाउस में लगती, यही आग अगर सिंध असम्बली में लगती, यही आग अगर सिंध सेक्रेटेरिएट में लगती, तो क्या होता?
तो उसके दो जवाबात हैं। ये भी सुन लीजिएगा, किसी की ईमा पर बात नहीं कर रहा, दो जवाबात हैं इसके। पहला जवाब कि वो आग बुझा ली जाती, क्यों बुझा ली जाती, इस पर है दो बातें। पहली चीज जो मैंने आपको कही कि गफलत हुई कि वहां पर फायर एक्सटिंग्विशर, सिलेंडर्स और चीजें मौजूद होती, और दूसरी चीज उस आग को बुझाने के लिए, टैकल करने के लिए जिन रूट्स का इस्तेमाल करते, जिन जगहों का इस्तेमाल करते, जिन स्नॉर्कल्स का इस्तेमाल करते, वो बहुत एक्टिव होती इस पूरे सिनेरियो से। बहरहाल डीआईजी साउथ का भी ज़रा तस्करा कर लेते हैं। पुलिस का ये क्रेडिट जाता है, पुलिस पूरा दिन, पूरी रात, 2-2 दिन, 4-4 दिन उस इवेंट के अंदर वहाँ पर मौजूद रही, ना खाना खा रहे थे, ना पानी पी रहे थे, अपनी आंखों देखा हाल मैं बता रहा हूँ, और सिर्फ इसलिए लगे हुए थे कि काम कर रहे थे। फायर फाइटर्स वहाँ मौजूद थे, एक फायर फाइटर की जान जो है वो जान की बाजी हार गया, शहादत मौसूल हुई उसको, और उसको भी मैं कहता हूँ कि उसकी पूरी फैमिली को खराज तहसीन है। उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर वहाँ पर जाकर जो है वो जान बचाने की कोशिश की, लेकिन इस पर भी कुछ इतलात मिल रही है कि वो मास्क मौजूद नहीं थे या आलात मौजूद थे। इन्वेस्टिगेट करें, आप ऑडिट करें। असद रज़ा साहब की मैं बात कर रहा था कि 13 लाशों की शनाख्त उन्होंने कंफर्म कर दी है, बाकी शनाख्त डीएनए टेस्ट के बाद मुमकिन होंगे। आतिश ज़दगी से 1200 दुकानें जो है वो कलेक्टिवली गुल प्लाजा पर मुकम्मल तौर पर तबाह हुई हैं। इमारत के कई हिस्से गिर गए, पिलर्स कमज़ोर हो गए, जिससे बाकी ढांचे गिरने का ख़तरा है। जबकि रंपा प्लाजा जो है वो उसके अतराफ़ की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में बताई जा रही है, जिससे मुतसिल जो प्लाजा है। जबकि रेस्क्यू एहलकार मुतासरा इमारत में सर्च ऑपरेशन और मलबा हटाने का काम जारी रखे हुए हैं, और इससे कई ख़ानदान शदीद मुतासिर हुए इस पूरे इवेंट से, सानिए से, और हर आँख अश्कबार है। बहरहाल मुर्तज़ा वहाब की ज़रा सी बात कर लेते हैं। बड़ा इनको भी जो है वो जब से ये मेयर बने हैं तब से सुनने को ही मिल रही होती है, कभी गटर के ढक्कन पे सुनने को मिल जाती है, कभी पार्क पे सुनने को मिल जाती है, कभी इनको इस पूरे इवेंट पे देर से 23 घंटे में पहुंचने पे सुनने को मिल जाती है। कॉफ़ी शॉप में बैठे हुए साहब बहादुर, क्योंकि उससे पहले बिलावल ज़रदारी साहब ने ऐवान सदर के अंदर एक इवेंट था, चीज़ें थी, मामलात थे, फिर उसके बाद ये वहाँ पर कॉफ़ी शॉप में थे मुर्तज़ा वहाब साहब। तो इस सानहे के बारे में जो बात है वो ये है कि जाबाक होने वालों के लवाहिकीन को फ़ी ख़ानदान इन्होंने ऐलान किया है मुर्तज़ा साहब ने कि 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। डीसी साउथ के दफ्तर में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये बात कंफर्म की कि मुतासरीन हमारे अपने लोग हैं और हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ बैठकर बहाली के इक़दाम किए जाएंगे ताकि मुतासर ताजिरों के नुकसानात का अज़ाला हो सके। वाक़े से मुताल्लिक़ कमिश्नर कराची की रिपोर्ट को मद्देनज़र रखा जाएगा और इसी बुनियाद पर आइंदा फ़ैसले किए जाएंगे। मुतासिरा इमारत में तकरीबन 1200 दुकानें मौजूद थीं। मेयर कराची ने कहा है कि जो लोग इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं वो करते रहें, मगर जो अफराद अपनी जान पर खेल कर इमदादी काम अंजाम दे रहे हैं उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। उन्होंने वाज़ेह किया कि जहाँ कार्रवाई ज़रूरी होगी वहाँ बिला तफ़रीक़ कार्रवाई करेंगे। दैट्स अ गुड वन। मुर्तज़ा वहाब ने मज़ीद कहा कि बातें करने वाले बातें करते रहें, लेकिन सियासी क़यादत को चाहिए कि ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा करे और मस्बत किरदार अदा करे। सियासी क़यादत मतलब आपकी सियासी क़यादत बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं, 1-1 करोड़ रुपए का ऐलान किया। अब सिर्फ देखना ये है कि इस पर होने क्या जा रहा है। अच्छा, जो एक और कानूनी पेचीदगी है ना, उस पर भी ज़रा सा बात कर लेते हैं। सानेहा गुल प्लाजा के ख़िलाफ़ सिंध हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी गई। ये दरख्वास्त वकील सलीम माइकल और हारिस और दीगर की तरफ से दायर की गई। दरख्वास्त में ये अपनाया गया है मौक़िफ़ कि गुल प्लाजा शॉपिंग मॉल कराची का मसरूफ़ कमर्शियल सेंटर है। गुल प्लाजा साने में इंसानी जानों का ज़िया हुआ है, इदारों की गफलत से मासूम शहरियों की जानें गई हैं और कई अफराद ज़ख्मी हुए हैं। साने के ज़िम्मेदारों को तयन करके कार्रवाई का हुक्म दिया जाए, क्योंकि सानेहा इदारों की नाअहली का वाज़ेह सबूत है। दरख्वास्त में हुकूमत को नुकसान बताया गया है कि नुकसान का तखमीना करके अज़ाला करने की और मुतासरीन को मुआवजा देने का भी हुक्म देने का मुतालबा किया गया है। ये भी अब देखना ये कि मुतासरीन को कब कब ये रकूम मिलती है। इस वक्त लोगों के पास जो बच चुके हैं वो इस वक्त बहुत शदीद ट्रॉमा में हैं। कल तक आप अपने दोस्तों के साथ बैठते थे, बराबर वाली दुकान वाले शख्स के साथ हंसी मजाक करते थे, आपकी लेन देन चलती थी कि भाई 1000 का अगर खुला नहीं मिल रहा है, 5000 का खुला नहीं मिल रहा, जाओ यार फरा आसिफ से लेकर आ जाओ। वो उसके साथ लेन देन मामला चलते थे। फिर कभी कभार वो बैठ कर रातों में जब दुकानें बंद हो जाती थी अपने दुख दर्द एक दूसरे से बताया करते थे कि भाई बेगम जो है वो उम्मीद
से है, पैसे नहीं हो पा रहे बच्चे की डिलीवरी के, वालिद साहब का जो है वो हार्ट अटैक हुआ है, वालिदा के जो डायलिसिस चल रहा है, बच्चों की स्कूल की फ़ीस नहीं दे पा रहा हूँ, यहाँ का किराया नहीं निकाल पा रहा हूँ, इस तरह की बातें वो आपस में डिस्कस किया करते थे। करीबी तरीन खूनी रिश्तों से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि करीबी दोस्त हुआ करते हैं ये दुकानदार जो होते हैं कि मार्केट के, वो अब अपने प्यारों को याद करेंगे। वो अब जब ये मार्केट इंशाल्लाह दोबारा बन जाएगी, ये दुकानें दोबारा खड़ी हो जाएंगी, उम्मीद तो ये है यहाँ कोई प्लाजा नहीं बनेगा, यहाँ कोई बिल्डिंग नहीं बनेगी, यहाँ पे जो है वो उम्मीद यही है कि ये गुल शॉपिंग प्लाजा ही बनेगा और मुनज़्ज़म तरीके से यहाँ पर जो है वो दुकानें ही बनेंगी और इन्हीं दुकानदारों को दी जाएंगी 1-1 करोड़ रुपए के साथ जो वादा किया गया है। तो वो याद किया करेंगे कि फ़लाँ शख्स हमारे साथ हुआ करता था, उसकी आदत ऐसी होती थी, उसकी बातें करने का अंदाज़ ऐसा होता था, तो इस शदीद ट्रॉमा में होंगे। इसी तरह जो कराची की जो मसरूफ़ तिजारती इलाका है, पूरा वो जो सदर का इलाका है, और यहाँ पर जो आग लगी गुल प्लाजा के अंदर, ईरान, फ्रांस, बरतानिया की जानिब से गहरे दुख का भी इजहार किया गया। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने भी जो है वो गुल प्लाजा में आतिशबाज़ी के अरनाक वाक़े पर दुख का इजहार किया और ये कहा कि मेरे दिली ख़यालात और दुआएं उन ख़ानदानों के साथ हैं जिन्होंने इस दिल खरास आने पर अपने प्यारों को खो दिया है। तमाम ज़ख्मियों को महफूज और जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो भी हैं। जबकि फ़्रांसीसी सिफारत खाने की जानिब से एक बयान आया है कि फ़्रांस कराची में होने वाले अमनाक आतिशबाज़ी के वाक़े में कई कीमती जानों के ज़िया पर गहरे रंज और गम का इज़हार करता है। इस दुख की घड़ी में पाकिस्तानी अवाम के साथ है। जबकि बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट ने भी कराची के गुल प्लाजा में अलनाक आग के वाक़े पर दिल शिकस्ता होने का इजहार किया है। जबकि कुछ और बातें, कुछ और ख़बरें भी शामिल कर लेते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आज आपको बताई है। शायद जो इदारों तक ये पहुँच जाए या जो इदारे देख रहे हैं इस पर अमल कर लें, फ़ायदा हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स, ऐसे बहुत सारी इमारतें हैं जिनमें ये वाक़यात रोनुमा हो सकते हैं, जानबूझकर भी और गलती से भी, गफलत से भी, और कुछ कुदरती और कुछ नागहानी आफात भी बन सकती है। इनसे बचने के लिए ना ये प्रिकॉशंस कर लीजिए। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, कुछ ईरान की बात कर लेते हैं। मॉर्निंग स्पॉट को ट्रेन को लेकर चलते हैं आलमी सतह पर और ईरान का चक्कर लगाते हैं। ईरान के अंदर जो हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों पर रियासती क्रैकडाउन है वो मज़ीद सख्त हो चुका है। ईरान के कौमी पुलिस चीफ अहमद रज़ा रादान ने मुजाहिरों में शरीक अफराद को 3 दिन के अंदर खुद को हुक्काम के हवाले करने का अल्टीमेटम दे दिया है। बसूरत दीगर सख्त कार्रवाई होगी, उसकी वार्निंग दी गई है। सरकारी टीवी से खिताब किया उन्होंने। पुलिस चीफ ने कहा कि वो नौजवान जो धोखे में आकर मुजाहिरों में शामिल हुए उन्हें दुश्मन नहीं बल्कि जो है वो गुमराह अफराद समझा जाएगा। वेरी गुड और बहुत अच्छा ये फैसला किया गया है। अगर वो मुकर्रर वक्त के अंदर सरेंडर कर दें तो नरमी बरती जाएगी। ताहम उन्होंने वाज़े किया कि मोहलत ख़त्म होने के बाद कानून पूरी सख्ती से हरकत में आएगा। वाज़े रहे कि दिसंबर के आखिर में महंगाई, बेरोज़गारी, मौशी बदहाली के ख़िलाफ़ एक एहतजाज शुरू हुआ था जो पूरे मुल्क में जो है वो फैल चुका था, जिन्हें मुबसरीन ने ईरानी क़यादत के लिए हालिया बरसों का सबसे बड़ा चैलेंज करार दिया। और इंसानी हुकूक की तंजीमों के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के पुरतशद्दुद क्रैकडाउन में हज़ारों अफराद हलाक और हज़ारों ज़ख्मी हुए। हुकूक इंसानी तंजीमों का दावा है कि गिरफ्तार अफराद की तादाद 20,000 तक पहुँच चुकी है। जबकि जो ईरानी ऑफिशल्स हैं उन्होंने मौक़िफ़ ज़ाहिर किया। उन्होंने बताया कि मुज़ाहिरे इब्तिदा में पुरअमन थे मगर बाद में फिर वो अमरीका और इजराइल के स्पॉन्सर्ड फसादात बन चुके थे जिनका मकसद इस्लामी जमहूरिया को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना था। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामनाई, उन्होंने भी ये सख्त बयान देते हुए कहा कि फितना परवर अनासिर की कमर तोड़ दी जाएगी और मुल्की और गैर मुल्की जराइम पेशा अनासिर को भी किसी सूरत माफ़ नहीं करेंगे। जबकि ये जो पूरी सिचुएशन बिल्ट हुई, इसको हम आपको अपडेट कर रहे थे। मैं ज़रा चाय का सिप ले लूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि अपडेट हम क्या कर रहे थे। हम अपडेट जो कर रहे थे आपको कि आगा खामनाई ये बातें आ रही थी कि फ़रार हो गए, लेकिन कॉन्फर्मेशन सामने आ गई कि वो तेहरान में ही हैं। फिर उसके बाद जो लोग मसाजिद, इमाम बारगाहों की तरफ घुस रहे थे प्रोटेस्ट करने, वो समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों कर रहे हैं। ऑब्वियसली ईरानी लोग नहीं थे, ऑब्वियसली वो ईरान नेशनल लोग नहीं थे, क्योंकि जो लोग थे वो स्पॉन्सर्ड थे, वो किसी और की ईमा पर एक काम कर रहे थे। उसके भी शवाहिद मिले ईरान को। फिर अमेरिका की अगर बात कर लें या फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात कर लें, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि मेरी गहरी निगाह है इस पूरे मामले पर, वी विल इंटरवीन व्हेन इट कम्स टू हैव टेक अ स्टेप फॉर द सेक ऑफ ईरानी जो लोग हैं उनके लिए।
और फिर ये स्टेटमेंट इतना कंट्रोवर्शियल बन गया कि ईरानी लोगों के लिए जो है वो हम स्टेप लेंगे तो ईरानी हुकूमत क्या कर रही है ईरानी लोगों के लिए, ये एक बड़ा कंट्रोवर्शियल मामला बन गया था। बहरहाल इस मामले को सॉर्ट आउट कर लिया गया, वो एहतजाज बहुत हद तक कम हो गए। आगे बढ़ते हैं और कुछ टूरिज़्म पैकेज की तरफ जाते हैं। टूरिज़्म बहुत ज़रूरी है और साल में एक बार करना तो मैं समझता हूँ बिल्कुल ज़रूरी है। कर लिया कीजिए, थोड़ी सी सेविंग कर लिया करें, थोड़े से पैसे जमा कर लें। और अगर अब इस बार जाने का मूड बने आपका तो आपने जाना है किला रामकोट। ये है क्या मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा बता दूंगा, देन यू गोना वॉच दिस डॉक्यूमेंट्री विच वी हैव मेड फॉर जस्ट सेक ऑफ योर हैप्पीनेस, फॉर योर एंटरटेनमेंट। आज़ाद कश्मीर के शानदार कुदरती मनाजिर में वाक़ किला रामकोट मंगला झील के शुमाली किनारे पर सुल्तानपुर के करीब पाया जाता है। इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा आपको, इससे ज़्यादा आपने इस डॉक्यूमेंट्री में देखना है। आजाद कश्मीर के शानदार कुदरती मनाजिर में वाक़ किला रामकोट मंगला झील के शिमाली किनारे पर सुल्तानपुर के करीब पाया जाता है और ये तारीखी और कदीम किलों में से एक है। ये किला जेहलम और पूंछ दरियाओं के संगम पर एक बुलंद पहाड़ी पर कायम है और तीन अतराफ से पानी में घिरा होने की वजह से जजीरे जैसा तासुर देता है, जो इसे दीगर किलों से मुनफरिद बनाता है। किले का तर्ज तामीर मंगला और मुजफ्फराबाद के किलों से मिलता जुलता है, लेकिन इसकी अपनी अलग हिकमत अमली और दिफाई ढांचा इसे खास अहमियत देता है। किले तक रसाई का आगाज मंगला डैम के वाटर स्पोर्ट्स क्लब से कश्ती के जरिए होता है, जो तकरीबन 10 मिनट में झील के शिमाली हिस्से तक पहुंचती है। यहाँ से दुश्वार गुजार चढ़ाई के बाद पहाड़ी की चोटी पर अजीमुशान किला रामकोट नजर आता है। किले का ज्यादातर हिस्सा वक्त और जलजलों के असरात से खंडर में तब्दील हो चुका है, ताहम माजी की शान शौकत के आसार अभी भी नुमाया हैं। मरकजी रास्ता जो हर जाविये से मुमकिन हमले के लिए चौकियों के साथ बनाया गया था, किले में दाखिली और बाहर जाने का वाहिद रास्ता था, जबकि फसीलों के साथ बनाई गई ढलवाने तोपों के लिए पोजीशन मुहैया करने की गर्ज से इस्तेमाल होती थीं। तारीखी हवालों के मुताबिक किला 16वीं सदी में घक्कड़ हुक्मरानों ने तामीर करवाया था। कुछ मौरखीन का कहना है कि मुगल बादशाह अकबर के मुमकिन हमलों के खतरे के पेश नजर चक हुक्मरान गाजी खान चक ने 1560 के लगभग इसकी तामीर का आगाज किया और सुल्तान यूसुफ शाह चक दौरे हुकूमत में 1579 से 1586 के दौरान मुकम्मल हुआ। इसी दौरान मुजफ्फराबाद में रेड फोर्ट भी तामीर किया गया, जिसका डिजाइन रामकोट के तर्ज तामीर से मुमासिल है। किले के अंदर मौजूद बड़े पानी के तालाब और चौड़ी फसीलें माजी के दिफाई हिकमत अमली की निशानी है। 19वीं सदी में कश्मीर के डोगरा महाराजा के जेर तसल्लुत किले में तोपों के लिए किंगरे और बंदूकचियों के लिए तंग सुराख बनाए गए थे। आज भी एक कदीम तोप नुमाइशी तौर पर नस्ब है, जबकि 2005 के जलजले ने किले को नुकसान पहुंचाया। किले की पहाड़ी चोटी से पूंछ और झेलम दरियाओं का हसीन मंजर देखने के लिए कुदरती खूबसूरती और तारीखी अहमियत दोनों का इम्तिजाज दस्तयाब है। इसकी तन्हाई और दुश्वार गुजार रास्ते इसकी हिफाजत में माजी में मददगार थे, मगर आज यही वजह सयाहों की कम आमद का सबब है। जिला मीरपुर की तहसील डडियाल से सड़क के जरिए और कश्ती के जरिए यहाँ पहुँचा जा सकता है, जिसके बाद चढ़ाई करके किले तक रसाई मुमकिन है। किला रामकोट कुदरती हुस्न, तारीखी अहमियत और दिफाई हिकमत अमली की वजह से न सिर्फ मुकामी बल्कि बैनुल अक़वामी सयाहों के लिए भी दिलचस्पी का बाइस है।